ठीक है, कर लेना। तो करो शुरू, लीजिए। राजस्थान का इतिहास। इतिहास के 3 भाग। एक इतिहास कैसा? प्राचीन काल या प्राचीन इतिहास। दूसरा मध्यकालीन इतिहास, मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल 10% इसको मान सकते हैं, पूरे इतिहास में ये पार्ट है। 40% इसको लीजिए, टॉपिक कम है। 10 ये हो गया, पीछे कितना परसेंट? 50%। अब मध्यकाल में जितना इतिहास पढ़ते हैं उसमें एक शब्द लिखा होगा प्रमुख राजवंश। प्रमुख राजवंश पढ़ लिया, टॉपिक क्लियर हो गया। प्रमुख राजवंश में इसमें जब पढ़ते हैं एक प्रमुख राजवंश आता है जिसका नाम है गुर्जर प्रतिहार। प्री में, मेंस में सवाल खूब पूछे जाते हैं, गुर्जर प्रतिहार संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इसमें से अब गुर्जर प्रतिहार, यहां भी प्रमुख राजवंश में गुर्जर प्रतिहारों को पढ़ सकते हैं, परमार, चौहान। तो टॉपिक को जब शुरू करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक मैं आज ले रहा हूं जिसका नाम है प्रमुख राजवंश। प्रमुख राजवंश। राजस्थान के इतिहास में राजवंश को देखा जाए, राजस्थान का जब मानचित्र की बात करें कि राजस्थान के अंदर मोटे मोटे रूप से हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा राजवंश कहाँ था और उसका स्थान क्या था। ये क्षेत्र देखिए, इस क्षेत्र के अंदर भाटी, जैसलमेर, जिसको क्या कहते हैं? यादव। यहां से भटनेर से होकर के और लास्ट में इनकी रियासत स्थापित हो गई जैसलमेर। दूसरे यहां पर करौली। करौली में जो यादव है वो कैसे हैं? जादौन। जादौन यादव। यादवों की रियासत है कितनी? ये यादव 2 रियासत यादव। इसके बाद में बड़ा क्षेत्र ये सामने यहां से दिख रहा है आपको, चाहे यहां से लेकर के और इस हिस्से तक ऊपर चल लीजिए, पूरा पूरा आपको मिलेगा राठौड़। राठौड़ 1, राठौड़ 2 और राठौड़ 3। 3 राठौड़ों के अंदर मिलेंगे। यहां पर मारवाड़ और यहां पर बीकानेर और यहां पर किशनगढ़। ये किशनगढ़। इससे इधर की ओर चलते हैं, यहां पर ये जैसे अलवर है, कछवाओं की 2 रियासत थी, एक अलवर और दूसरी अलवर और जयपुर। अलवर जयपुर। और इसी के पड़ोस में जो राजवंश है ये राजवंश जाट राजवंश है, भरतपुर और धौलपुर। मानचित्र की स्किल भी होनी चाहिए हमारे पास में। कल सवाल आ जाए तो क्या करना चाहिए? छोटा सा साइड में मानचित्र बना करके, हालांकि आपको मेंस का पूरा डायग्राम समझाया जाएगा और उसके अंदर आप थोड़ा सा दर्शा दीजिए वर्णन किसका करने जा रहे हो। सवाल आपसे पूछा जाए कि गोहिल राजवंश की प्रमुख सांस्कृतिक उपलब्धियां बताइए। राजाओं की बतानी होगी, उसकी सांस्कृतिक। तो छोटा सा यहां बना दीजिए कि ये पूरा गोहिल है, ये हिस्सा जो है ये किसका है? ये हिस्सा पूरा गोहिल है। गोहिलों में जो शुरुआत की जाए तो उदयपुर से हुई है। गोहिलों की शुरुआत उदयपुर में कहां से? नागदा से हुई। लेकिन बाद में फिर ये बड़ा स्थान यहां पर आ जाती इस हिस्सा पर। और ये दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़ का दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग चित्रांगद मौर्य का बना हुआ है, गोहिलों का नहीं है। लेकिन इसको जीत जाता है बप्पा, ये बप्पा रावल इस दुर्ग को जीत जाते हैं। ये इधर इनको लगा कि मारवाड़ से सुरक्षा चाहिए तो इस बॉर्डर पर और बना दिया इन्होंने।
और इस दुर्ग का नाम कुंभलगढ़। मुख्य दुर्ग इनके हो गए। बीच में इनके आना जाने रहता था। चित्तौड़ इनके हाथ से निकल गया, और चित्तौड़ हाथ से निकल गया तब इनको लगा कि हमारे लिए एक सुरक्षित स्थान वापस हो जाएगा, और ये लोग वापस आ गए। कहां पर? उदयपुर। नागदा नहीं आए। नागदा को जला करके राख कर दिया था। दिल्ली का एक सुल्तान था जिसका नाम था इल्तुतमिश। एक युद्ध लड़ा गया था जिस युद्ध का नाम था भूताड़ा। भूताड़ा युद्ध में खुद तो हारा था, लेकिन जाते जाते आग लगा के गया था युद्ध। तो ये उदयपुर आ जाते वापस इस स्थान पर। तो राजवंश के ऊपर भी विशेष रूप से मानचित्र के आधार पर भी इसको समझते रहेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालिए आज राजवंश के अंदर गुहिल राजवंश। गुहिल राजवंश। उपनाम गोहिलोत, गहलोत, सिसोदिया राजवंश। सिसोदिया राजवंश, गोहिलोत, गहलोत, सिसोदिया राजवंश। यहां पर थोड़ा सा ये दोनों एक साथ ऐसे करके ऐसे लिख दो, और इसको इस तरह से ऐसे लिख दो। यहां पर गोहिल राजवंश 566 ईस्वी, 566 ईस्वी, और सिसोदिया 1326 ईस्वी। शताब्दी अगर पूछी जाए ये कौन सी होगी? 6ठी शताब्दी के अंदर, और ये कौन सी होगी? 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी। इधर इनके जो संस्थापक हैं गोहिल हैं, या फिर इनका नाम है गुहादित्य हैं। संस्थापक राणा अमीर। संस्थापक राणा अमीर। देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं तो आपको यही कहूंगा, ये सारी चीजें किताबों में लिखी हुई है। कॉन्सेप्ट कितना जल्दी, कितना बढ़िया आपके दिमाग में सेट बैठता है और उसको आप क्लियर करते हो। सवाल पूछा जाए कि इसका नाम गोहिल था, बाद में सिसोदिया क्यों किया गया, तो गोहिल में जो पहले जो है इसका नाम गोहिल या गुहादित्य, और अंतिम जो रावण था जिसका नाम था रतन सिंह। जब चित्तौड़ का साका हुआ था प्रथम, समय था 1303 ईस्वी। रतन सिंह की रानी पद्मनी के द्वारा जोहर किया गया। ये राजस्थान के इतिहास का प्रथम अग्नि जोहर था। जब भी कभी राजपूत राजा केसरिया करें, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाए और रानियों के द्वारा जोहर किया जाए, तो बराबर इसको क्या बोलते हैं? तो इसको साका बोलते हैं।
खूब सारे प्रश्न पूछते हैं, कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। पहले केसरिया होता है या जौहर होता है? पहले हमेशा क्या होता है? राजस्थान के इतिहास में जौहर ही हुआ। उसके बाद में दुर्ग के द्वार खुलते हैं। खुलने के बाद में अंदर के जो राजपूत राजा है और इनके सैनिक है, ये आक्रमणकारी को पर टूट पड़ते हैं, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते हैं, उसको केसरिया कहते हैं। यहाँ पर रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए, तो रावण की जो परंपरा है या शाखा कह सकते हैं, समाप्त हो गई। और इन्हीं के जो वंशज थे सिसोदे गांव में रहते थे। सिसोदा गांव में रहने के कारण क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। और ये लगातार इनका भी साथ देते रहते थे, साथ देते रहते थे और विचार करते थे कभी अपनी भी वेटिंग क्लियर होगी, और जब वेटिंग क्लियर होगी तो अपन भी राजा बन जाएंगे, और इधर इनकी हो गई। 1303 और बीच में समय पड़ता है 1326, तब चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी और उनके वंशजों का अधिकार रहा। अलाउद्दीन खिलजी को कहाँ आवश्यकता थी इस दुर्ग की? और कईयों ने कहा कि सामरिक महत्व था इसलिए जीतना चाहता था, कईयों ने पद्मिनी का भी कह दिया कि इसको प्राप्त करना चाहता था। जो भी कारण रहे हो के वो दुर्ग छोड़ के चला गया। जाते जाते किसको देके चला गया? मालदेव, मालदेव मूछाला को देके चला गया। और इधर राणा हमीर आए, राणा हमीर ने मालदेव मूछाला को भगा दिया, भगा करके दुर्ग अपने पास में रख दिया, और ये दुर्ग कंटिन्यू इनके पास में रहता है। सवाल कई बार में इतिहास मैंने खूब पढ़ा है, सवाल आता है विश्व का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? उत्तर क्या आता है? उत्तर आता है कि गोहिल है। जबकि समय अनुसार आप पढ़ोगे तो गुर्जर, परतियार, भाटी ये सब पुराने हैं। फिर सवाल पूछ ले कि आखिर गोहिल क्यों, तो एक ही उत्तर देना होता है कि ये एक ऐसा राजवंश था जो एक ही जगह पर 566 से लेकर के 1947 ईस्वी तक इन्होंने राज किया, शासन किया। यही उत्तर होगा, इन्होंने शासन किया, इसलिए इस राजवंश को कैसा राजवंश कहते हैं? विश्व का प्राचीन राजवंश। अब आप कहोगे सर गुर्जर प्रतिहार राज करते थे मंडोर पर, प्रतिहार राज करते थे मंडोर पर, राज किसने किया? राठौड़ों ने किया। क्या यहां बता सकते हो आप? नागदा, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, देवलिया, प्रतापगढ़, कहीं का देख लो, राज तो गोहिलों ने करा। चाहे अलाउद्दीन खिलजी आ गया हो, औरंगजेब आ गया हो, या उससे पहले अकबर भी आ गया हो। तो ये इसीलिए इनके लिए शब्द कहा गया कि इनको कहते हैं हिंदुआ। ये हिंदुआ सूरज कहते हैं, ये हिंदुआ सूरज है। ये मेवाड़ी सूरज नहीं है, ये राजस्थानी सूरज नहीं है, ये हिंदुआ सूरज है। हिंदुस्तान के अंदर महाराणा प्रताप से बड़ा स्वाभिमानी राजा किसी रियासत में नहीं बताया गया। कहा कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पर ये गाना गाया जाता होगा, अकबर राणा थारी डकार सुनने अकबर ध्वजियो जाए। ये गाने हम राजस्थान वाले गाते हैं। तो यह स्थिति होने के कारण विश्व का कैसा राजवंश कहा? विश्व का प्राचीन राजवंश इसको कहा जाने लगा। सबसे पहले अपन ने बात की इसके किस नाम पर? उपनाम पर की। आगे नोट करवाता रहूंगा, बताता रहूंगा, नोट करिए आगे। उपनाम के बाद लिखो प्राचीन नाम। प्राचीन नाम शिवी, मेदपाट, प्रागवाट।
संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं शिवी, मेदपाट, प्रागवाट। इसको चालू कर दो। शिवी, अगली लाइन लिख रहा हूं, या फिर इसको बोलते थे नगरी, बराबर कौन सा क्षेत्र? उदयपुर, कुछ हिस्सा किसका? चित्तौड़ का। राजधानी, मध्यमिका, राजधानी मध्यमिका। प्राचीन नाम में शिवी है, संस्कृत में मेदपाट कहा गया। एक और लिखिएगा, मेरों से रक्षित प्रदेश होने के कारण मेरों से रक्षित प्रदेश होने के कारण इसे मेवाड़ कहते हैं। इसे मेवाड़ कहते हैं। मलेच्छों से सुरक्षा सुरक्षित लिख दो, मलेच्छों से सुरक्षा की जगह लिखो सुरक्षित प्रदेश होने के कारण बाहरी आक्रमणकारी, उस समय जब बाहरी आक्रमणकारी आक्रमण करते थे तो उनके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता था, कैसा? मलेच्छ। मलेच्छों से जो प्रदेश सुरक्षित था उस प्रदेश को कहा गया मेदपाट। उसको मेदपाट कहा जाने लगा। प्रमुख वाक्य, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहीं राखे करतार। जो अपनी धर्म की रक्षा करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। जो दृढ़ राखे धर्म को तिहीं राखे करतार, प्रमुख वाक्य। रवि जी थम्स अप कर रहे हैं कि आप अच्छा पढ़ा रहे हो। देख लो, आपकी क्लास देख रहे हैं, लगातार वो आपकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हाँ सर, कमी लगे तो बता देना, उसमें सुधार कर देंगे, और क्या है। प्रमुख वाक्य हो गया, गुड। मेवाड़ी ध्वज, मेवाड़ी ध्वज
इसी ध्वज के माध्यम से भी आप एक बार वापस समझोगे कि ध्वज के अंदर क्या बताया गया। तो देखिए, मेवाड़ी ध्वज को समझिएगा। मेरे साथ साथ आप भी चित्र बना दो। मेवाड़ी ध्वज, सूर्य, चित्तौड़, चित्तौड़ शब्द का प्रयोग किया गया, चित्तौड़ लिखा हुआ है। यहां पर नीचे लिखा हुआ है, जो दृढ़ राखे धर्म को, तिहीं राखे करतार। दो तरफ आकृति बनी हुई है। एक के तो हाथ में भाला लिया हुआ है और एक के हाथ में तलवार दिखाई गई है। तलवार, ये भाला। तब क्या कहा कि भाला जो लिया हुआ है ये कौन है? भील सेनापति। ये भील सेनापति। और जिनके हाथ में तलवार है ये है मेवाड़ के राणा जी। ऐसा चित्र बना सकते हो मेंस की कॉपी में, नंबर नहीं कटेंगे, पूरे में पूरे मिलेंगे। जांचने वालों को तो यही तो लगना चाहिए कि नया क्या है। कॉपियां जांच जांच के बोर हो जाते हैं। सवाल कितने बने देखो। सूर्य होने के कारण मेवाड़ी राजाओं को क्या कहा गया? यस, मेवाड़ी राजाओं को कहा गया सूर्यवंशी। ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत आते हैं। मेवाड़ी ध्वज में किसका प्रयोग, नाम का उल्लेख किया गया है? चित्तौड़, उदयपुर, ऐसा भी पूछा जा सकता है। प्रमुख वाक्य बार बार रिपीट हो चुका है। प्रमुख, मेवाड़ी ध्वज में किसकी आकृति बताई गई है? भील सेनापति की और राणा जी की आकृति को दिखाया गया। तो इस तरह से ये ध्वज बनाया गया। यहां जो सवाल बना वो जरूर लिखना चाहिए। देखो, मेवाड़ी राजाओं को सूर्यवंशी, रघुवंशी, मेवाड़ी राजाओं को सूर्यवंशी, रघुवंशी माना जाता है। अर्थात भगवान राम के पुत्र, भगवान राम के पुत्र लव के वंशज माने जाते हैं। कुश के वंशज कौन है? कछवाहा। एक बार बीच में न्यूज़पेपर में भी आया था, कोर्ट ने पूछा था, राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, तब कोर्ट ने कहा कि भारत के अंदर भगवान श्री राम के कोई वंशज जीवित है? तब मेवाड़ वालों ने और
दिया कुमारी जी ने स्टेटमेंट दिया था, न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था। उसने कहा था बिल्कुल हम जीवित हैं, प्रमाण चाहिए तो मैं प्रमाण लेकर के कोर्ट में आ सकती हूँ। हम भगवान के श्री राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। इतने में मेवाड़ के घराने के बोल गए कि हम भी बैठे हैं, जरूरत पड़े तो हम भी आ जाएंगे, हम राम के पुत्र लव के वंशज है, हम भी सूर्यवंशी है और हम भी कैसे वंशी है, हम भी रघुवंशी है। तो ये सूर्यवंशी जितने भी थे वो रघुवंशी थे, चंद्रवंशी जितने भी थे वो यदुवंशी थे, और यदुवंशी अपने आप को कहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, कृष्ण के वंशज, और ये इधर राम के वंशज। तो यहां पर अपन ने पढ़ा कि मेवाड़ी राजाओं को सूर्यवंशी और रघुवंशी भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला, राज तिलक। भीलों द्वारा 2 गांव को विशेष अधिकार दिया गया था। एक तो उंदरी गांव और दूसरा ओगना गांव। ये राज तिलक करते थे। उंदरी गांव, ओगना गांव को राज तिलक का अधिकार था। सामान्य परिचय अभी चल रहा है, बाकी तो बहुत रोचक इतिहास है। कुल देवता एकलिंग जी। कैलाशपुरी उदयपुर, प्रमुख मंदिर तो यहां बना हुआ है। कुल देवता एकलिंग जी। यहां पर लिखना, इनको मेवाड़ का राजा कहते हैं। इनको मेवाड़ का राजा कहते हैं। किसी भर्ती में सवाल पूछा गया कि मेवाड़ का राजा किसे कहते हैं। उसमें ऑप्शन था एकलिंग जी, राणा कुंभा, सांगा और प्रताप। अधिक ने उत्तर कुंभा दे दिया। क्या उनको लगा था कुंभा बहुत शरीर में हष्टपुष्ट था, 5 फीट ऊंचे शिवलिंग पर वो पालती मारकर बैठ करके पानी चढ़ाता था। 5 फीट का जो होते थे शिवलिंग, उसके ऊपर वो पानी बैठ करके यूं चढ़ाता था। तो बड़ा बलशाली था। उनको लगा इससे बड़ा राजा और क्या हो सकता है। किसका दे देते हैं? कुंभा का दे देते हैं। जबकि मेवाड़ का राजा कहते हैं एकलिंग जी को, मेवाड़ी राजाओं को एकलिंग जी का दीवान कहते हैं। जब कभी मेवाड़ी राजा रियासत छोड़ करके बाहर जाएगा, किसकी अनुमति लेगा? एकलिंग जी की अनुमति लेगा। उसको बोलते हैं आंस का लेना कहते हैं। सवाल यहीं से रिपीट करते रहेंगे और एक एक चीज समझाते रहेंगे। लिखो, मेवाड़ी राजाओं को एकलिंग जी का दीवान कहते हैं। एकलिंग जी का दीवान कहते हैं। कला संस्कृति जब आप पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे कि आई माता के पुजारी भी दीवान कहलाते हैं। सिमिलर जब भी कोई शब्द आता है उसको तुरंत पकड़ना चाहिए। इससे क्या हमारा याद रखने का तरीका अच्छा रहता है कि राजस्थान में ऐसी कहीं और जगह मंदिर, देवी देवता, संत संप्रदाय जिसके पुजारी को दीवान कहते हो। तो आई माता के पुजारी दीवान हैं, और वो दीवान किस समुदाय से हैं? सीरवी समाज, सीरवी समाज के। तो यहां दीवान कहते हैं। लिखो,
मेवाड़ी राजा जब कभी, मेवाड़ी राजा जब कभी रियासत छोड़कर, मेवाड़ी राजा जब कभी रियासत छोड़कर बाहर जाता था, तब एकलिंग जी से अनुमति लेता था। इसे क्या बोलते हैं? आंस का लेना कहते हैं। गाना आया ना, एकलिंग दीवान कठे ओ महाराणा प्रताप कठे, तो ये एकलिंग के दीवान हो गए। ये बाहर जाते थे तो परमिशन लेकर के जाते। आप एसडीएम बनोगे तो परमिशन किससे लोगे? एडीएम से, और एडीएम बन गए तो डीएम से लेनी पड़ेगी। तो वहां पर भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। कुल देवता, आराध्य देवता या इष्ट देवता, लिखो आराध्य देवता। चार भुजा नाथ, चार भुजा नाथ जी गड्डबोर राजसमंद, चार भुजा नाथ जी गड्डबोर राजसमंद। देव झूलनी एकादशी को यहां मेला लगता है। अपने मारवाड़ में कहावत है, देव झूल्यान में भूलिया। बारिश का अंतिम दिन माना जाता है। कला संस्कृति प्री और मेंस दोनों में बढ़िया भूमिका निभाएगी। अच्छे तरीके से पढ़ना। मेरे विषय में कला संस्कृति भी लगभग साथ चलती है, इतिहास भी चलता है, और इंडियन हिस्ट्री को भी मैं जोड़ के पढ़ाता हूँ, ताकि विद्यार्थी को जब भी इंडियन हिस्ट्री पढ़े तो उसको भी साथ साथ में बातें सिमिलर समझ में आती रहे। चार भुजा नाथ गड्डबोर। कुल देवी, बाण माता, कुल देवी बाण माता। और आराध्य देवी, आराध्य देवी चार भुजा माता। चार भुजा माता मंदिर बना हुआ हल्दी घाटी में, राजसमंद, और बाण माता का मंदिर बना हुआ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ। संप्रदाय, कौन से संप्रदाय को मानते हैं? शैव संप्रदाय को मानते हैं। शैव के चार प्रकार, उसमें किसको मानते हैं? लकुलिश को मानते हैं। लकुलिश संप्रदाय। लकुलिश संप्रदाय की विशेषता क्या है? इस संप्रदाय में भगवान शिव की पूजा इस नाम से की जाती। किस नाम से? एकलिंग जी के नाम से पूजा की जाती है। तो ये शैव संप्रदाय को मानते हैं ज्यादातर। और भी संप्रदाय को मानने वाले राजवंश हैं, और उनसे भी मैं तुलना करके आपको आगे बताता रहूंगा कि इनको ये मानते हैं। राजधानियां, राजधानियां आरपीएससी द्वारा प्री में ऐसा सवाल पूछा जाता है कि राजधानी का सही क्रम बताओ। सही क्रम क्या राजधानियों का? तो सबसे पहले नागदा,
नागदा के बाद में राजधानी आ जाती है आहड़। आहड़ के बाद में चित्तौड़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में बड़ौदा। सामंत सिंह राजधानी ले जाते हैं, बड़ौदा लेके चले जाते हैं। बीच में वापस आ जाएगी, चेंज होते रहेगी। तो वापस जब राजधानी आएगी तो मैं उसको वापस डबल रिपीट नहीं करूंगा ना। जैसे चित्तौड़ राजधानी में से कौन सी राजधानी नहीं रही, अब ये वापस ले आए। कुमार सिंह वापस किसको ले जाएंगे? चित्तौड़ को लेकर के आ जाएंगे, तो राजधानी वापस आ जाएगी। लेकिन चित्तौड़ में रहने के बाद में जब चित्तौड़ पर आक्रमण होता है तो राजधानी लेके चले जाते हैं उदयपुर। उदयपुर पर आक्रमण हो गया तो राजधानी आ गई गोगुंदा। गोगुंदा पर आक्रमण हुआ तो राजधानी लेकर के आ गए कुंभलगढ़। लगा कुंभलगढ़ में अब सुरक्षित नहीं रह सकते, राजधानी आ गई चावड़। और चावड़ से वापस राजधानी, जब मेवाड़ और मुगलों के बीच में समझौता हो जाता है तो राजधानी वापस चेंज हो जाती है। और कर्ण सिंह के समय वापस राजधानी उदयपुर। चित्तौड़ तो टूट चुका है, चित्तौड़ का तो तहस नहस कर दिया। चित्तौड़ कितने साके झेल चुका है? 3। 1500, सबसे पहला 1303, 1535, 1568। आक्रमण किसका? अकबर का। आक्रमण किसका? गुजरात से बहादुर शाह। आक्रमण किसका? एके अलाउद्दीन खिलजी का। ऐसी स्थिति के अंदर सुरक्षित स्थान उदयपुर था, लेकिन उदयपुर से नागदा राजधानी रही सबसे पहले। शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूं, बाकी डिटेल से पढ़ेंगे। नागदा राजधानी रही किसके समय? गोहिल। और गोहिल के समय इतनी राजधानी फेमस नहीं हुई जितनी बप्पा रावल के समय हुई। बप्पा रावल की समाधि वगैरह बनी हुई है। बप्पा रावल के समय एक मंदिर बना हुआ सहस्त्र बाहु का मंदिर, जनरली उसको सास बहू का मंदिर कहते हैं। सहस्त्र बाहु, अ से अल्लट और अ से आहड़। व्यापारिक केंद्र होने के कारण राजधानी ले आए आहड़। जैत्र सिंह को लगा कि ये तो सुरक्षित स्थान है ही नहीं, राजधानी लेकर चले गए चित्तौड़। ये जैत्र सिंह, हालांकि चित्तौड़ जीत लिया था, राजधानी चित्तौड़ ले गए। चित्तौड़ में देख लो आप, जैत्र सिंह चित्तौड़ लाए थे राजधानी, और कंटिन्यू उसके बाद में आक्रमण आने शुरू हो गए। जैत्र सिंह के बाद तेज सिंह के बाद समर सिंह, और समर सिंह के बाद रतन सिंह। इधर राजधानी आ जाती है कहां से? एक बीच में कब राजधानी आती है बड़ौदा, जो बड़ौदा लिखवा रहा हूं। फिर राजधानी उदयपुर। उदयपुर और ये गोगुंदा, इस समय राणा जी थे जिसका नाम था उदय सिंह। गोगुंदा में राणा जी का देहांत होता है, उदय सिंह जी का। गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाते हैं। और उस समय जब हल्दी घाटी युद्ध, और वो हल्दी घाटी युद्ध ऐसी एक परिस्थिति थी जिसके कारण इनको कुंभलगढ़ से ये नीचे की ओर उतरते हैं। हल्दी घाटी युद्ध में इस तरह से रहता है, महाराणा प्रताप इस तरह से आते हैं और मान सिंह इस तरह से आते हैं, ऐसे निकलते हैं। और ये बीच में बनी हुई घाटी है, इतनी संकड़ी घाटी, ये अपनी सेना लेकर के आगे आ जाते हैं और इधर निकल जाते हैं इधर की ओर। तो वापस सामने की तरफ आप जाओगे तो वहां पर चेतक की समाधि बनी हुई है। इस घाटी से इधर उदयपुर, उधर राजसमंद, थोड़ा सा आगे समाधि बनी, लिखा क्या होगा? बलीचा उदयपुर। बलीचा उदयपुर लिखा होगा। तो यहां कुंभलगढ़, ये लोग कुंभलगढ़ पर कब्जा कर लेते हैं। 76, 77, 78 शाहबाज खां कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेता है। और राजधानी राणा प्रताप को लगा कि अब मेरे को संकटकालीन राजधानी ले जानी है, तो कौन सी जगह है? चावड़। महाराणा प्रताप जितने वीर थे, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा उतने ही वीर इनके बेटे थे, जिसका नाम है अमर सिंह। अमर सिंह के बारे में कहा गया है कि वीर पिता का वीर पुत्र कोई था तो अमर सिंह था।
लेकिन परिस्थितियां खराब थी। सामंतों ने कहा कि संधि करो, और उस समय एक मुगल बादशाह आ गया जिसका नाम था जहांगीर। अकबर तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जहांगीर ने कहा कि जो काम मेरे पापा नहीं कर पाए वो मैं करके दिखाऊंगा। और अकबर को तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं था जहांगीर पर। उसको पता था ये कुछ नहीं कर पाएगा। और जब अकबर जीवित था तब जहांगीर क्या करता? कुछ नहीं था, अनारकली अनारकली करता रहता। अकबर ने पूछा हु इज अनारकली? एक दिन दरबार में लेके आ गया। अकबर ने कहा इसको दीवार में चिढ़ा दो। जिंदा जिंदा उसको दीवार में डाल दिया, ऊपर प्लास्टर कर दिया, पीओपी और कर दी। अनारकली गई तो नूरजहां आ गई। जीवन इसका इतने रांध चित्रकारिता, लेकिन उसने ऐसी रणनीति अपनाई, मेवाड़ को जलाकर राख कर दो। तब उस समय सामंतों ने कहा कि राणा जी, यदि मेवाड़ को बचाना है तो संधि करनी पड़ेगी। तब मेवाड़ मुगल संधि होती है, और संधि के जब दूत जहांगीर के दरबार में आगरा में जाते, तो अंग्रेज अधिकारी बैठा था जिसका नाम था सर टॉमस रो। सब टॉमस रो भी वहां आया हुआ था। उसमें मुगल बादशाह ये हुआ वो करते थे, उनसे व्यापारी कुछ अनुमतियां लेना आया हुआ था। सर टॉमस रो कहता है कि जब ये जहांगीर को पता चला कि मेवाड़ी राणा संधि करने के लिए तैयार है, कि वो दरबार में बहुत खुश होता है और कहता है कि मेवाड़ के राणाओं को इतने उपहार भेंट कर दो कि वो कल्पना ही नहीं कर पाए। उनको कह दो शर्तें सब था आपकी, हमारी कोई शर्त नहीं है, बस आप हमारी अधीनता स्वीकार कर दो, मेवाड़ी ध्वज को नीचा कर दो, मुगलिया ध्वज को ऊपर कर दो, और हमें कुछ नहीं चाहिए, मेवाड़ के ऊपर लिख दो मुगलिया सल्तनत। इतना ही बहुत है, जो काम मेरे पिताजी नहीं कर पाए वो मैंने कर दिया। जहांगीर की मैं तो ये बड़ी उपलब्धि मानता हूं। और जहांगीर की उपलब्धि थी चित्रकला का पारखी था। और जहांगीर की उपलब्धि इसने न्याय की एक जंजीर लगाई थी। बाकी मैं तो कोई उपलब्धि अच्छी मानता नहीं था। लेकिन महाराणा प्रताप और अमर सिंह के समय ये नहीं, कुछ नहीं कर पाए। अमर सिंह लास्ट में फिर एक उनका बेटा था जिसका नाम था कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के कहने से थोड़ा कमजोर पड़ गया। अब मेरा बेटा बड़ा हो जाए, कल कह दे पापा अपने कोचिंग नहीं चलानी, घर जाऊं रोज झगड़ा करे, मैं कोचिंग चलाऊंगा? रोज रोज पंगे कौन करे? सही है नहीं है? अब उसने ठीक है, कर्ण सिंह तुम कह रहे हो, सरदार तुम, सामंत सब कह रहे हो। अमर सिंह ने कोटेशन इतना बढ़िया कहा था। अमर सिंह ने कहा था कि व्यक्तिगत हित तो कहता है कि मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूं, लेकिन राज्य हित अगर कहता है तो व्यक्तिगत हित ऊपर होता है कि राज्य का हित ऊपर होता है? राज्य का। राज्य हित को देखते हुए मैं संधि करने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्तें दो मेरी बहुत प्रमुख रहेगी। नंबर 1, मेवाड़ी राजकुमारी का हम विवाह नहीं करेंगे। यही तो महाराणा प्रताप को नाराजगी थी। और क्या था बताओ? कितना इंटरेस्टिंग किस्सा है। अकबर ने कहा महाराणा प्रताप मुझे कोई नहीं चाहिए, अधीनता में सिर्फ आप, सिर्फ एक तो पुत्री का ब्याह कर दो, और दूसरा तुम्हारे राजकुमार को दरबार में बैठ दो। यार तुम भी कभी कभी आया करो। मेवाड़ में बैठ करके खमा घनी करते हो, मेरे यहां आकर के सलाम वालेकुम करना, और क्या करना? अकबर ने, महाराणा प्रताप ने कहा यही तो बड़ी प्रॉब्लम है, बेटी का ब्याह नहीं कर सकते हम, ये नहीं कर सकते, बाकी हमें सारी शर्तें मंजूर है। लेकिन दर दर की ठोकरें खाई, परेशान हुए, संकट झेले, दुनिया हंसी, उसी ने नाम किया है। लोग हंसेंगे, इंस्पायर आरएस एकेडमी में जाओ है करेंगे नहीं करेंगे? है? अभी तो कहा बैग वगैरह आएंगे, लोग बहुत आप पे हंसेंगे। आरएस बने, हंसेंगे नहीं हंसेंगे? जिस जिस पे दुनिया हंसी है उसने इतिहास रचा है। इसलिए दुनिया का तो काम यही है, हंसना। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? अगर उनकी परवाह करोगे तो यहीं रह जाओगे। मुझे भी कहते हैं प्रेम जी को देखो दिमाग फिर गया इनका,
मेंटल डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मैंने कहा कैसे? पूरी कोचिंग का नाम चेंज कर दिया, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, देख लो एकेडमी बना रहे हैं, काम चल रहा है इतना बड़ा, बच्चे आ जाएंगे। मैंने कहा मेरे को बच्चे नहीं चाहिए, एक शेर चाहिए, एक। टॉप 50 में एक निकाल दिया, अगली भर्ती के अंदर के टॉप 50 में एक शेर। रोज रवि जी कहते हैं प्रेम जी अपने को एक शेर चाहिए, और इन बच्चों में से मुझे पूरी काउंसलिंग करके ऐसा ध्यान दो, इसमें से ऐसा कौन बच्चा है जिसके ऊपर अपन मेहनत करके उसको वहां तक पहुंचा दे। और वो एक शेर जब निकल गया तो लोग कहेंगे वास्तव में दिमाग हुए तो प्रेम जी जेड़ो, कहेंगे नहीं कहेंगे? ये दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है, डूबते हुए को नहीं करते। सूर्य उदय होते रहे, सब पानी के लोटे लेकर खड़े हो जाके हे भगवान आप उदय हो गए, हमें रोशनी दी है। डूबते हुए कहा हे भगवान बढ़िया हुए थे, डूबा जन छूटी। होगा कभी? इसलिए हिम्मत मत हारना, मजबूत रहना। ईश्वर घोड़ा झांक्या भवसागर रे मई, तारण वालों तार से साइयों पकड़ से। अब प्रेम सिंह तो अब चिंता करने वालों में से नहीं है, ये गाड़ी ऐसे ही चलेगी। आगे अपन